गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम अकाउंट का कल टॉपिक चल रहा था फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। अकाउंट ऑफ कंपनी, ठीक है बच्चों। कल हमने फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के अंदर हमने कल कंपनी की सेक्शन 129 शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हम जो भी कंपनी के प्रॉफिट होंगे या लॉसेज होंगे उसको निकालने के लिए हम कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 129 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट सीखा था हमने। कल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आज कल फिर हमारा एक टॉपिक चल रहा था मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। कल हमने दो चीज, जब भी किसी मैनेजर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो दो तरीके से दिया जाएगा। या तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, मतलब कंपनी लाभ कमाने वाली सिचुएशन में होगी, या कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो लाभ नहीं कमाती, जिसको हम एनपीओ बोलते हैं, नो प्रॉफिटेबल, ठीक है। कल हमने जो रूल सीखे थे वो किसके सीखे थे कि अगर किसी के अंदर अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उस कंपनी को कितना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता था, मैक्सिमम 15%। याद है कल हमने कहा था मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, सॉरी 11%। कितना बच्चों? 11% आप मैक्सिमम मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे सकते हो। हमने कल देखा था टोटल में आगे 3, देखो एक तो होता है फुल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, फुल टाइम मैनेजर, एक होता है पार्ट टाइम, ठीक है, फिर एक होता है फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम, ठीक है बच्चों। ये रूल किसके लिए अप्लाई हुआ था? मैक्सिमम कितना दे सकते थे? 11। अगर मान लो कंपनी के अंदर फुल टाइम एक ही मैनेजर है, वन मैनेजर है और कोई मैनेजर नहीं है, तो हमने कल क्या कहा था 5% आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। अगर मान लो कंपनी के अंदर एक से अधिक है, मोर देन वन मैनेजर है, तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो? 10। अगर एक मैनेजर है पूरी कंपनी के अंदर, ओनली वन मैनेजर, तो आप कितना दोगे? 1। अगर मान लो कि एक कंपनी के अंदर फुल टाइम डायरेक्टर एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो मतलब एक को आप मैक्सिमम 5 दे सकते थे, तो दो को कितना दोगे? 5 + 5 10 हो गए, ठीक है। 3 होंगे तो भी 10, 4 है तो भी 10, ठीक है बच्चों। अगर कंपनी के अंदर एक ही ओनली वन पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ओनली वन है, तो कितना दे सकते हो? 3%। कितना? 3%। अगर वही सेम सिचुएशन है, अगर पार्ट टाइम फुल टाइम के साथ है, किसके साथ? फुल टाइम के साथ है, तो आप क्या करोगे? तो फुल टाइम वाले को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 10। जब भी अगर याद रखना पार्ट टाइम डायरेक्टर प्लस फुल टाइम डायरेक्टर आ गया तो पार्ट टाइम वाले को मैक्सिमम 1% ही दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना दिया जाएगा पार्ट टाइम वाले को? पार्ट टाइम वाले को सिर्फ और सिर्फ 1% कमीशन दिया जाएगा, मतलब रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। समझिए बच्चों, दोबारा एक रिपीट कर देता हूं, एक मैनेजर को रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाएगा? अगर मान लो कि कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है, मतलब वो लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस कर रही है, तो वो अपनी कंपनी अपने प्रॉफिट का, किसका? नेट प्रॉफिट का, किसका? नेट प्रॉफिट का। अब नेट प्रॉफिट कौन सा वाला बच्चों? जो कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट सीखा था, जिसके अंदर हमने कहा था ऑपरेशन आएंगे, उसके बाद अदर्स इनकम आएगी, वो सारे फॉर्मेट जो एंड में हमने नेट प्रॉफिट निकाला था उसका 11% आप दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, अपवाद रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, ठीक है बच्चों। उसके अंदर क्या फुल टाइम वाला है तो एक मैनेजर है तो 5% दे सकते हो। अगर एक से ज्यादा है तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 10%। अगर ओनली वन ही पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ना फुल टाइम है ना कुछ और, तो 3%। याद रखना अगर फुल टाइम के साथ साथ पार्ट टाइम भी है तो फुल टाइम वालों को 10 दोगे, और पार्ट टाइम वाले चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, उनको 1% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। लेकिन याद रखना ये है नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। अगर कोई अबनॉर्मल सिचुएशन आती है, अबनॉर्मल सिचुएशन में अगर याद रखना
सिर्फ आप तभी 11% से ज्यादा दे सकते हो जब अबनॉर्मल सिचुएशन आएगी, मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है तो अगर देना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, किससे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी उन्हें, किससे परमिशन लेनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है बच्चों, ये सिचुएशन कब हुई, जब कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर आप देखो कोई बात एक क्या होता है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाई नहीं रही तो अपने मैनेजर को सैलरी कैसे दे सकती है, मैनेजर को क्या होगा, तो इनके पास प्रॉफिट तो है नहीं, तो प्रॉफिट का क्या परसेंटेज देगी, इसका कोई रूल नहीं था। तो इन्होंने कहा अगर कोई कंपनी जिसका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसके लिए क्या होगा, उनको उनकी कैपिटल, उस कंपनी की कैपिटल के हिसाब से, किसके हिसाब से बच्चों, उनकी कैपिटल के हिसाब से, जितनी उनकी कैपिटल होगी उस कैपिटल के बिहाफ पर उनको रेम्युनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लो अगर किसी कंपनी की लेस देन कितनी बच्चों, लेस देन 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से कम, हो सकता है कि नेगेटिव भी हो, तो ध्यान रखना, तो आप कितना रेम्युनरेशन दे सकते हो, 30 लाख रुपए बच्चों, कितना, 30 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, अगर कंपनी के पास कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, तो अगर उनकी कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो वो अपने कितना दे सकती है, अपने मैनेजर को रेम्युनरेशन 30 लाख रुपए। इसके बाद अगर अगली सिचुएशन आती है 5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ टू 100 करोड़ से कम है, लेस देन 100 करोड़, लेस देन 100 करोड़, तो देखो अगर 5 करोड़ तक था तो कितना, 30 लाख, अब इसमें कितना हो जाएगा, 42 लाख रुपए, कितना, याद रखना अगर कंपनी के पास कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो अपने मैनेजर को 30 लाख रुपए तक का रेम्युनरेशन दे सकती है। अगर इसके अलावा दूसरी सिचुएशन आई कि अगर 5 करोड़ से ऊपर है कैपिटल लेकिन 100 करोड़ से कम है तो कितना दे सकती है, 42 लाख रुपए। अगर अगली सिचुएशन आई कि अगर 100 करोड़ से अधिक है, कितनी, 100 करोड़ से लेकर लेस देन 250 करोड़, कितना बच्चों, 250 करोड़, तो कितना हो जाएगा, 60 लाख रुपए, कितना, ठीक है बच्चों। अगला आया, अगर तीसरी सिचुएशन ये होगी, अब चौथी में क्या हुआ, अगर 250 करोड़ से मोर है, मोर देन 250 करोड़, अगर मान लो कंपनी के पास कैपिटल, उस कंपनी की कैपिटल 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जो 60 लाख रुपए दे रहे हो वो तो दोगे ही दोगे, दे सकते हो मतलब, ठीक है, कितनी, 60 लाख रुपए तो दोगे ही दोगे। इसके अलावा आप क्या करोगे, जो भी 250 से एडिशनल कैपिटल होगी, कितनी, 250 करोड़ से एडिशनल जो भी कैपिटल होगी, एडिशनल जो भी एडिशनल कैपिटल होगी उसका 0.01%, कितना बच्चों, 0.01%। ये हुआ सिचुएशन कब, जब कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब दोबारा एक बार देख लो, नॉन प्रॉफिटेबल अगर कोई है, मतलब अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर ही नहीं रही, उसका पर्पज कुछ और है, ठीक है, मतलब समाज सेवा करना या कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, वो किसके अंदर आएंगे, नॉन प्रॉफिटेबल के अंदर आएंगे। ICAI हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो भी एक संस्था कौन सी है, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, वो कौन सी कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई कैपिटल किसी कंपनी की अगर 5 करोड़ से कम है तो 30 लाख रुपए तक रेम्युनरेशन दिया जा सकता है मैनेजर को। अगर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में है तो आप कितना दे सकते हो, 42 लाख रुपए। अगर 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच में है तो आप कितना दोगे, 60 लाख रुपए तक दे सकते हो। अगर 250 करोड़ से ऊपर है, मान लो कि 260 करोड़ आया तो 250 तक तो आप कितना दोगे, 60, बाकी कितना एक्स्ट्रा बचा, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का कितना परसेंट एक्स्ट्रा, 0.01% आप एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन दोगे। याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन टाइम करोगे तो उसके अंदर मैनेजर का रेम्युनरेशन दिया होगा, आपको पहले उसको हमेशा हटाना है, फिर एक्चुअल में निकालने की रेम्युनरेशन इस पॉइंट होगी, या तो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी या नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। अगर प्रॉफिटेबल होगी तो आप उसका 11% निकालोगे, 11 के अंदर भी अलग अलग पार्टीशन रहेंगे, 5, 10, 3, 1,
इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब हम अगले टॉपिक पे ऊपर चलते हैं। कल हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया था, ठीक है। अब हम दूसरे फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे को क्या बनाना है इसके अंदर, बैलेंस शीट। कल ही मैंने आपको बता दिया था, आज तक आप लोगों ने जो भी बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था वो कौन से फॉर्मेट में बनाया था, हॉरिजॉन्टल में। लेकिन कंपनी के मामले में कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बोला गया है कि कोई भी कंपनी अब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रॉफिट या लॉस या बैलेंस शीट नहीं बना सकती। अब इसको हमेशा किस फॉर्मेट में तैयार करना होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में। तो हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, देखो बैलेंस शीट बनाओगे कैसे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसके अंदर, शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इक्विटी। देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी पहला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट में सबसे पहले आप लिखोगे इक्विटी शेयर, ठीक है। इसके अंदर आप एक पॉइंट डाल के लिखोगे। देखो इसके अंदर भी ये आपका नोट रहेगा, ठीक है। यहां पे आपकी क्या रहेगी, अमाउंट रहेगी। याद रखना बैलेंस शीट जिस भी कंपनी की है तो वो बनाओगे। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, शेयर होल्डर फंड। क्या लिखोगे, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर भी क्या क्या आएगा, देखो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हमारे क्या आता है, इक्विटी शेयर। क्या आएगा बच्चों, इक्विटी शेयर। सबसे पहले आप हमेशा याद रखना इक्विटी शेयर को शो करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमेशा आप किसको शो करोगे, प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। शेयर होल्डर, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी का पहला टॉपिक है शेयर होल्डर फंड, जिसमें सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंशियल कैपिटल थर्ड, ठीक है। थर्ड में आपका रहेगा मनी रिसीव, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट, ओके। इसके बाद देखो क्या हुआ, एक पॉइंट के अंदर तो हमारी क्या क्या आ गया, ये चीजें आ गई। उसके बाद देखो क्या हुआ, बी पॉइंट के अंदर हमारे रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी क्या, देखो सबसे पहले आप यहां पे जनरल रिजर्व अगर कोई है तो वो लिख देना। उसके बाद आपका कैपिटल रिजर्व। देखो बहुत सारे प्रकार के रिजर्व दिए होंगे आपको, बस ये तो ध्यान रखना आप लोग, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। इसके अलावा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। अब याद रखना कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, याद रखना कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है
अगर प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का प्लस करके उसमें करंट ईयर प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, जो अभी अभी जस्ट हमने निकाला था, ठीक है। मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, अगर कोई प्रीवियस ईयर का है तो वो ले लोगे, उसके बाद अगर करंट ईयर का प्रॉफिट है तो वो भी ले लोगे, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आएगी वो आप क्या कर दोगे, बाहर। समझ गए बच्चों। अब क्या हुआ सी के अंदर, अब इसके अंदर आप लिखोगे जैसे कि हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसी लायबिलिटी जो करंट का पार्ट नहीं है, जैसे कि डिबेंचर्स, कौन से डिबेंचर्स, जो भी आपके डिबेंचर है वो, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या, जैसे डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कौन सी बात सेम ही है, लॉन्ग टर्म लोन कह दो या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कह दो, बात एक ही है, समझ गए। उसके बाद डी कॉलम में आप क्या लिखोगे, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहां पे आ गया तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहां आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट टर्म है, अगर आपने एक साल के अंदर अंदर के लोन लिए हुए हैं तो किसके अंदर आएगा, करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएंगे वो। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लोन कह दो, इसको शॉर्ट टर्म लोन कह दो, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन के अलावा हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है। आप इसको यहां पे लिखोगे, लिखने के बाद लिख दिया। अब जैसे हमारा ये आया, इसके अलावा जो भी कोई अदर्स हमारे करंट लायबिलिटी होंगी वो यहां आ जाएंगी, ठीक है। करंट लायबिलिटी जो भी होगी वो यहां आ जाएंगी, समझिए बच्चों। देखो सबसे पहले याद रखना सेम फॉर्मेट है जो हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। सबसे पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर याद रखना शेयर होल्डर फंड, कौन सा फंड, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर भी देखो दो तीन थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल सुन रखा है कि कंपनी जब भी शुरुआती स्टेज में जब भी शेयर इशू करेगी वो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब ये अभी तक आप लोगों ने नहीं सुन रखा होगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, मतलब कि जब भी कोई कंपनी सबसे पहले शेयर इशू करती है तो उसमें पैसा रिसीव करती है, तो रिसीव करने तक या उनको शेयर अलॉट करने से पहले तक जो भी पैसा है वो उनकी शेयर वारंट में चला जाएगा। अगर बाई चांस कोई पर्सन उसका पेमेंट नहीं करता तो ये इनके इस कॉलम में आ जाएगा, वो क्या करेंगे, मनी रिसीव कर लेंगे अगेंस्ट शेयर वारंट के अगेंस्ट में, जब उन्होंने शेयर वारंट किया था, जारी किया था उसमें, ठीक है। अगला आया रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब यानी कि किसी कंपनी के अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा कर रखना ताकि फ्यूचर के लॉसेज के लिए हम उसकी रिकवरी कर सके। जैसे कि मान लो सपोज करो कुछ भी लॉस होता है तो लॉस फ्यूचर में होगा, हमारे पास पैसा अवेलेबल होगा नहीं होगा ये कंफर्म नहीं होता, तो इसलिए क्या करते हैं हम थोड़ा थोड़ा हमारा जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं और निकाल के कहीं एक अलग अकाउंट में सेव करते रहते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो तो हम वहां से उसकी रिकवरी कर लें। जैसे कि सबसे पहले आया जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व मतलब जो नॉर्मल हर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अगला है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कोई लॉसेज हुए हो, जैसे कि हम शुरुआती स्टेज में जैसे कि रिडम्पशन करते हैं, डिस्काउंट पे देते हैं कोई चीज, तो उसका रिडम्पशन यहां से हम किया जा सकता है कैपिटल रिजर्व से, ठीक है। इसके अलावा करंट ईयर प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम पिछले वीडियो में हमने सीखा था, तो वो लिखोगे तो टोटल करके आप बाहर लिख दोगे, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर होगा तो यहाँ पे लिख दोगे, जो भी प्रेफरेंशियल होगा तो यहाँ लिख दोगे, और अगर मनी कोई रिसीव हुई है, ये आपके क्वेश्चन में बहुत
आता ही नहीं, 99% आता ही नहीं आपके, ठीक है। फिर कोई जनरल रिजर्व है, उनका आपने यहां टोटल किया, ठीक है, उनका टोटल करके आपने बाहर कर दिया। अब क्या हुआ, इन सारी चीजों का पता लग गया कि हमारी कंपनी के पास क्या क्या शेयर्स है, कितने शेयर हैं, कितने जनरल रिजर्व है, कितनी नॉन करंट लायबिलिटीज है, कितनी करंट लायबिलिटी है, ये सारी हमने देखी। देखने के बाद क्या करोगे इसका बच्चों, टोटल कर दोगे। क्या कर दोगे, टोटल। समझ गए बच्चों। अब क्वेश्चन उठेगा कि शेयर कैपिटल के अंदर तो हमारे बहुत कुछ होता है, जैसे कि याद रखना जब हम इक्विटी शेयर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, इक्विटी शेयर। जैसे हमने लिखा तो अब एक बात बताओ मुझे, इक्विटी शेयर के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे ऑथराइज लिखोगे कि आप ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं। याद रखना ये आपको वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे जैसे मान लो आप पिछले में हमने 13 तक कर लिया था, मान लो इसको एक वर्किंग नोट नंबर 14 दे देना, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 14। अब जैसे इक्विटी शेयर लिखोगे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन उठेगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कोई कंपनी मैक्सिमम जनता से कितना पैसा रिसीव कर सकती है, जो उन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बता रखा है कि हम इतना पैसा ही ले सकते हैं पूरे जीवन में। तो क्या करती है कंपनी, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ बताना वर्किंग नोट के अंदर मान लो ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे इश्यूड इशू एंड कोडर, इश्यूड एंड कोडर, कि हमने इसके अंदर से मतलब जो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसमें से इतने शेयर इशू कर दिया है, इतने पे कॉल अप कर लिया है। तो जो भी आएगा, जैसे कि मान लो किसी ने कोलसिन एरियर है, यहाँ पे कोलसिन एरियर है, तो उसको माइनस कर दोगे, ठीक है बच्चों। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना है इक्विटी शेयर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रेफरेंशियल, मनी रिसीव, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर प्रॉफिट, आपका करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरिंग्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, या अदर कोई भी हमारे नॉन अदर करंट लायबिलिटी जो भी होगी वो लिख दोगे, ठीक है। ये तो हो गया किसका पार्ट, लायबिलिटी साइड का। अब दूसरा हटा रहा हूं मैं अब इसको एक बार, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास।